Yes, good afternoon, guys. Yes, good afternoon, Shruti, Aryan, Priyanshi. Okay, so what we're doing in the last class? Good afternoon, Simran and Mansi. Okay, so pronoun start किया था yes हम लोगों ने. इस पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ा था हम लोगों ने ना. हम लोगों ने he she it थे इसके केसेस को समझा था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव केसेस. एंड अब इसी को हमें आगे बढ़ाना है. ओके, चलिए इसमें लिखते हैं हम लोग. वो नेक्स्ट आएगा हमारा यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस. यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस को कहाँ पे यूज किया जाना चाहिए, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस को. फर्स्ट आता है स्क्रीन. बाकी लोगों को दिख रही है स्क्रीन? यस, कनिका एक बार आप रिफ्रेश कर लो पेज और रीलोड इट, रीजॉइन इट. ठीक है, तो आपको दिखेगा. यस, विद वी फॉर्म ऑफ वर्ब्स. बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स का मतलब होता है कौन से बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स? दे आर, इज, एम, आर, वाज, वर. ठीक है, दीज आर बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स. यानी कि स्टेट शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस, इसके बाद अगर आप प्रोनाउन लगाओगे, इट शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस. ये वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए. जैसे आप इट वाज मी और इट वाज आई हु हेल्प्ड हिम. क्या आना चाहिए यहाँ पे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली हम लोग क्या सुनते हैं, हम लोग जब बोलने में यूज करते हैं, बोलने में हम लोग भी यूज करते हैं, बट व्हेन वी आर राइटिंग तो हम क्या लिखेंगे? इट वाज आई हु हेल्प्ड हिम. ठीक है, हमने ये पढ़ा. देखो यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं हम लोग, तो उसमें साउंड मी ज्यादा अच्छा करता है, बिकॉज मी हम लोग जनरली बोलने में भी ही यूज करते हैं. इट वाज मी ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग. ठीक है, बट इसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं? इट वाज आई, बिकॉज हमने क्या लिखा, इसके साथ में क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा. अच्छा एक चीज बताओ, हमने सब्जेक्ट के बारे में चीज पढ़ी थी. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, जो एक्शन कर रहा होता है, उसी को बोलते हैं ना सब्जेक्ट हम लोग, द डूअर. ठीक है, इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है? इसमें एक्शन हो रहा है हेल्प करना. एंड हु इज डूइंग द एक्शन? आई एम डूइंग द एक्शन. ठीक है, तो इसलिए जब भी इस तरीके का सेंटेंस बनाओगे आप, जहाँ पे आपको कोई भी आपका बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, इसके बाद अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है तो आपका सब्जेक्टिव केस में होगा. सिमिलरली हम बोलेंगे इट वाज ही हु हेल्प्ड मी. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसके साथ में आप सब्जेक्टिव केस लगाओगे, यानी कि आई सही होगा, मी नहीं होगा यहाँ पे. गॉट इट? बट हम लोग ऐसा होता है स्पोकन और रिटन चीजें अलग अलग होती है. तो स्पोकन में लोग यूज करते हैं मी, आई नो दैट. ठीक है, हम लोग बोलने में चलेगा, बोलने में इज फाइन, बट यू आर राइटिंग यू हैव टू फॉलो द रूल्स. और उसमें क्या होता है? सब्जेक्टिव केस लगाना चाहिए हमें. ठीक है, अच्छा एक चीज समझो यहाँ पे, हु अगर आपका क्वेश्चन हो या फिर आप रिलेट करने के लिए यूज करो, हु हमेशा क्या दिखाता है? सब्जेक्ट की बात करता है, सब्जेक्ट को रिलेट करता है. whom, if you ask a question whom, ठीक है, या फिर आप रिलेट करने की बात करो तो whom हमेशा बात करता है किसकी? ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट whose, अगर आपका क्वेश्चन whose है तो आपको पता है इसका आंसर भी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव केस ही होता है. जैसे अगर मैंने बोलूं who did this, तो आपका आंसर क्या होगा? I did this. whom do you want to meet, किससे मिलना चाहते हो? I want to meet him. इसका आंसर आपको हमेशा क्या मिलता है? ऑब्जेक्टिव मिलता है. And whose pen is this? This is my pen. This is my book. Whatever. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें पूछते हो. अच्छा देखो,
अब ये वाला तो हमने समझ लिया, ये वाली चीज कि इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर हमसे कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ रहता है हु इज इट, जैसे हमने नॉक किया और आवाज आई अंदर से कि हु इज इट, कौन है, तो व्हाट वी यूजुअली से, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इट्स मी और इट्स आई। इट्स मी है ना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, इट्स मी वैसे तो गलत होगा, सही क्या होगा, इट्स आई, ठीक है। ये कैसा, एक बार को स्पोकन में चल जाएगा, लेकिन अगर आप बोल रहे हो बात कर रहे हो तो ये ठीक है, बट आपको पता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके करेक्ट ग्रामर यूजेज के हिसाब से इट्स आई ठीक है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, अगेन आप क्या बोल रहे हो, इट्स आई मतलब इट इज आई, और इसके साथ हमें क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस ही लगाना है। इज इट फाइन, क्लियर हुआ ये? तो सुनने में और लग रहा है ये मुझे पता है, बट स्टिल करेक्ट यही होगा। आपका क्वेश्चन क्या है, हु, आपका आंसर क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। कोई डाउट हो तो बताइएगा, कोई भी सवाल। देखो केस में क्या होता है, ये हमने समझ लिया कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन से होते हैं, ये वर्ब्स है, ठीक है। इसके बाद आप जब भी कोई प्रोनाउन यूज करोगे वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस हम लोगों ने समझ लिया था ना, सब्जेक्टिव केस पता है, आई इज सब्जेक्टिव केस और मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला इट वाज आई होगा, इट वाज मी नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इट वाज ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, इट वाज ही हु हेल्प्ड हिम, इट वाज हिम नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे मैंने बताया, अगर आपका क्वेश्चन है हु इज इट, ठीक है, और आप बोलोगे मैं हूं, तो आप क्या बोलोगे, इट्स आई। बोलोगे आप इट्स मी, मतलब वो बोलने वाले स्पीकिंग वाली चीज अलग है, बट हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन की। तो अगर आपका क्वेश्चन हु है, ये मैंने यहाँ पे लिखा ना, हु हमेशा रिलेट करता है किसको, सब्जेक्ट को। अगर आपका क्वेश्चन हु है तो आंसर मिलेगा सब्जेक्टिव केस, हुम है तो आंसर क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, एंड हुज के साथ में क्या होता है, पॉजिटिव केस। इफ आई आस्क हु इज इट, योर आंसर शुड बी इट्स आई, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग इट शुड बी इट्स आई, और इट्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इट इज आई, गॉट इट, यस, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट। अभी क्या है ना, क्योंकि बिकॉज़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो वहां पे यू हैव टू फाइंड एरर्स इन सर्टेन क्वेश्चंस, तो वहां पे हमें इसी तरीके से फॉलो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी तरीके का रूल, इसी में आएगा सेकंड, यानी यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस में, ऑलवेज कंपेयर subjective case with a subjective case. सब्जेक्टिव केस को हमेशा सब्जेक्टिव केस से ही कंपेयर करना है, ठीक है। ऑलवेज कंपेयर सब्जेक्टिव केस विद द सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब होगा आई अर्न मोर देन हिम और ही, क्या हो जाना चाहिए, सर एक्चुअली में प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हैं, तो ये सब प्रीवियस क्लासेस के ऊपर बेस होगा या फिर करंट अप करेंगे तो ये कवर अप हो जाएगा? ये कवर अप हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा मिस्टेक है। और अगर मैं बेसिक बात बताऊं यहाँ पे, तो हम लोगों ने जैसे ये ना, ही, हिम, हिज, ये वाले वर्ड्स हम लोग जानते हैं ना, ही आपका सब्जेक्टिव केस है, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और हिज क्या है, पॉजिटिव केस, ठीक है। तो हम लोग जैसे आई हो गया, आई, मी, माई एंड माइन, ठीक है, ये वाली चीजें। आई आपका सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट, एंड माई एंड माइन क्या हो गया, पॉजिटिव केस, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस की, सब्जेक्टिव केस को हम कहाँ पे प्रेफर करेंगे, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हमारा कुछ भी मिस नहीं हुआ, ये एक्चुअली प्रोनाउन का स्टार्टिंग ही चल रहा है,
तो आपने ज्यादा मिस नहीं किया, यू कैन लाइक कवर अप फ्रॉम नाउ, ओके ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑलवेज कंपेयर सब्जेक्टिव केस विद द सब्जेक्टिव केस। आई अर्न मोर देन हिम, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, आपका सब्जेक्टिव केस है यानी कि आपका सब्जेक्ट है, तो आई अर्न मोर देन ही, दिस शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो आई अर्न मोर देन हिम, हिम गलत हो जाएगा, ही सही होगा। ऑल्दो हम लोग बोलते टाइम हमें पता है कि हम लोग हिम यूज करते हैं जनरली, ठीक है। सिमिलरली व्हाट वी विल, he earns more than I, ठीक है। आपको पता है अगर इसे हम कंप्लीट करें तो कंप्लीट किस तरीके से लगेगा, मतलब जो इनकम्प्लीट लग रहा है सुनने में, इट विल साउंड फाइन इफ आई राइट अर्न हियर, आई ही अर्न्स मोर देन आई अर्न, ठीक है। तो ऐसा करने से कंप्लीट लगेगा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज हमें ऑलरेडी टाइम क्या चीज के रिलेटेड कंपैरिजन चल रहा है, इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये इसी तरीके से सही होता है जैसे लिखा गया है, आई अर्न मोर देन, ओ सॉरी, ही अर्न्स मोर देन आई, या फिर आई अर्न मोर देन ही, ओके। अब इसमें नेक्स्ट होता है, देखो अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब क्यों आना चाहिए। जब भी हम लोग किसी वर्ब की बात करते हैं तो वो हमारा जैसे मैंने बोला, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, जो एक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन कौन सा हो रहा है, अर्न करना। कौन कौन अर्न करना है, आई एम अर्निंग एंड ही इज अर्निंग, दोनों लोग अर्न कर रहे हैं, तभी तो हम फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जो दोनों लोग अर्न कर रहे हैं तो दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी he earns more than I, मतलब he is also earning and I am also earning, कंपैरिजन तभी चल रहा है। और जो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, दोनों डूअर है, जो दोनों डूअर है तो दोनों क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस में होंगे, ठीक है। तो इसलिए he earns more than I, इस तरीके से आपको ये चीज लिखनी होती है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखिए किस तरीके का, यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस। जैसे अगर कोई बोलता है he was much more, yeah, exam में the question, surprised than me to see the dancing crowd coming towards us, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन था एग्जाम में, he was much more surprised than me to see the dancing crowd coming towards us, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो हमें पता होगा उसमें क्या चीज करना है हमें, yes, है ना। तो ही के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे आई लगाएंगे, बिल्कुल सही। तो ही के साथ हमें मी नहीं आएगा, आई आ जाएगा। तो ही वाज मच मोर सरप्राइज्ड देन आई टू सी द डांसिंग क्राउड कमिंग टुवर्ड्स अस, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गेट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, और बस ये हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं इसे, ठीक है। यस, है ना। तो आ जाएगा बी की जगह पर, बिकॉज कंपैरिजन चल रहा है सब्जेक्ट का, तो हम सब्जेक्ट से ही करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज अनदर थिंग, यहाँ पे हम लोग जब भी कंपेयर करने वाले हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्टिव केस से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें यूज ऑफ वर्ब, ठीक है। अब देखो वर्ब यानी कि थर्ड यूज है इसका, वर्ब को एक बार यूज करते हैं टू शो, वर्ब इज यूज टू शो अनफुलफिल्ड, विश, कंडीशंस, या फिर डिजायर शो करने के लिए, ठीक है। इसके लिए वर्ब का यूज किया जाता है। नाउ जैसे अगर मुझे बोलना होगा इफ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, कैसे बोला जाता है ये, सुना होगा आप लोगों ने सही सेंटेंस, है ना। इफ आई वर यू, बिल्कुल सही, इफ आई वर यू, ठीक है। हम इस तरीके से बोलते हैं इफ आई वर यू। तो जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता, आई वुड हेल्प हिम, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, हमें आराम से समझ आ रहा है इसमें कि हम इस तरीके से लिखेंगे।
ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी हेल्प करता। नाउ हमने जो पढ़ा कि वर आप यूज कर रहे हो, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वैसे में पता है सिंगुलर के साथ हम लोग वॉज यूज करते हैं पास्ट में, लेकिन जब भी आप यूज करने वाले हो इफ के साथ में, ठीक है, इफ लगा रहे हो, देन सब्जेक्ट आ रहा है, देन उसके बाद अगला वर्ब आएगा, वो आपका हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, और ये हमेशा क्या शो कर रहा होता है, ये कुछ भी ऐसी कोई विश जो शायद पास्ट में जा चुकी है, या फिर अभी की कोई कंडीशन, या फिर अभी का कोई डिजायर, वो शो करने के लिए आप इसे यूज करते हो। तो जैसे अगर आपको बोलना है, अगर मैं उसकी जगह होता, लाइक दिस इज फॉर यू, इफ आई वर यू, तो उसके साथ आपको बोल रहा हूँ इफ आई वर ही। ठीक है, तो यहाँ तो वर ही आएगा ऑफ कोर्स, और यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। दिस इज आवर रूल। ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि इसके साथ में भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड विद वर्ड, सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड विद वर्ड। ठीक है, when were is used to show these things। ठीक है, तो subjective case is used with were when you were is used to show these things, unfulfilled wish, condition or desire। तो if I were he, again मैं same sentence लिख सकता हूँ, I would help you, या फिर ऐसे बोलेंगे I would have helped you। अब मैं यहाँ पे एक और डिफरेंस बताऊंगा, अभी वैसे वर्ब का पार्ट है बट स्टिल वी कैन सी इट। तो ये तो समझ में आ रहा है, इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैंने तुम्हारी हेल्प की होती, आई वुड हैव हेल्प हिम। एक चीज ध्यान रखना, एक तरीका होता है बोलने का आई वुड हेल्प हिम, एक होता है आई वुड हैव हेल्प हिम। दिस इज फॉर पास्ट कंडीशन कि कुछ हो चुका है तब मैंने उसकी हेल्प की होती। अब के लिए होता है फॉर प्रेजेंट कि मैं ऐसा करता, मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता। लाइक अभी सिचुएशन चल रही है, और ये हमेशा क्या शो करता है, जब वुड हैव लगाते हैं कि ऐसा हो चुका है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैंने तुम्हारी हेल्प की होती। गॉट इट। ठीक है, तो जब भी आप इसे यूज करने वाले हो इफ के साथ में, इफ यू हैव टू से कि अगर वो तुम्हारी जगह होता, ठीक है, मतलब मैं बस बता रहा हूं यहाँ पे, अगर आप ऐसे बोलने वाले हो इफ ही वर यू, ठीक है, आगे आप जो भी बोलना चाहो, इफ गांधी जी वर अलाइव, ठीक है, आप कुछ भी बोलना चाहोगे। तो इसमें मतलब ऐसा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर आएगा, और अगर यहाँ पे प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन आपका कैसा आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस में, हमेशा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, बोथ यू विल यूज इन सब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है इसमें, जैसे इफ आई वर ही, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होगा। अगर यहाँ पे क्या करते हैं कई बार, या तो वर की जगह वॉज कर देते हैं, या फिर ही की जगह हिम कर देते हैं। इस तरीके से दे आस्क क्वेश्चन, और आपको पता है कि यहाँ पे वॉज भी नहीं होगा, हिम भी नहीं होगा, सही क्या है, वर इज करेक्ट एंड ही इज करेक्ट। देन वहां पर आई आएगा इंस्टेड ऑफ यू। प्रिया कहां पर, आई और यू में तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। नहीं नहीं, लिसन, ये तो मैंने बस बताया कि ये भी सब्जेक्टिव केस ही तो है। यू, सब्जेक्टिव केस भी यू होता है इसका, और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही तो होता है यू का। थर्ड पॉइंट कौन सा है, विच इज द थर्ड पॉइंट, दिस वन। Okay, this thing, look here, subjective case is used with were when were is used to show unfulfilled wish, condition or desire। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि सब्जेक्टिव केस आप यूज करोगे वर्क के साथ में, अगर वर्क यूज कर रहे हो इस चीज को शो करने के लिए, अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन और डिजायर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में देखो सिंपल लगते हैं, फिर से समझते हैं इसे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें सिंपल इतना बताया गया है, एग्जाम्पल
कौन सा मीनिंग चेंज? मीनिंग चेंज क्यों इस वाले एग्जांपल में? व्हाई मीनिंग चेंज? इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम। चलो फिर से बताता हूँ, इस सेंटेंस को फिर से लिखते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं बताता हूँ, चलता हूँ साथ में। देखो मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे ऐसे बोलना है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, बेसिकली अगर मैं तुम होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, सेंटेंस इज करेक्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इस तरीके से सेंटेंस को लिखने वाले हो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, तो पहली चीज यहाँ पे हमेशा वर आएगा, और दूसरी चीज ये हमेशा सब्जेक्टिव केस ही होगा। ठीक है, और इसके साथ अगर आगे एक और प्रोनाउन लगाने वाले तो वो भी हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ये है मतलब बताने का। तो अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो, आपको पता है आई तो सब्जेक्ट है ही, और आपको पता है यू भी क्या है? सब्जेक्ट है। इफ आई वर यू आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने उसकी हेल्प की होती। दिस इज योर नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे तो हमें यू तो कंफ्यूज कर सकता है, बिकॉज यू तो क्या होता है आपको पता है, सब्जेक्ट के लिए भी यू होता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी यू होता है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता, तो यहाँ पे हमने ही क्या यूज किया? उसके लिए सब्जेक्टिव केस। इफ आई वर हिम नहीं होगा, इफ आई वर ही होगा, ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इफ आई वर ही, ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट होगा आपका, एंड दिस इज आल्सो सब्जेक्टिव केस। इफ आई वर ही आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैंने तुम्हारी मदद की होती, मतलब शायद उसने नहीं की थी हेल्प। ठीक है, ऐसा होगा ना, मतलब कंडीशन बना रहे हैं हम लोग कि हो सकता है इस पर्सन ने तुम्हारी हेल्प नहीं की, तो मैं तुम्हें बस बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। तो इफ आई वर ही आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो अगर मैं उसकी होता तो मैंने तुम्हारी हेल्प की होती। ठीक है, तो कि जब भी ऐसा सेंटेंस यूज करने वाले हो, जब भी ये चीज यूज कर रहे हो, जैसे ये वाला सेंटेंस हो गया, जैसे इफ ही वर यू, ही वर यू का मतलब क्या होगा? अगर वो तुम्हारी जगह होता। ठीक है, तो ये देखो, ही हमने सब्जेक्ट यूज किया है और यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट ही है। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि वर जब भी आप ऐसे यूज कर रहे हो, यू विल गेट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें सिंगुलर प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप इफ लगा के यूज कर रहे हो, तो आपको पता है सिंगुलर के साथ भी आप वर ही लगाओगे। तो इफ गांधी जी वर अलाइव, अगर ऐसा सेंटेंस बोला जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस आपको वर का यूज बताया, इन लोगों को नहीं पता था। ठीक है, बाकी सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस मतलब इस पूरे रूल का, वो ये है कि जब भी आप इफ लगा रहे हो तो यू यूज वर देन सब्जेक्ट। इफ आई वर ही, इसका मतलब होगा अगर मैं उसकी जगह होता। क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे या तो वॉज लगा देते हैं या फिर ही की जगह क्या लगा देते हैं? हिम लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा तो हिम नहीं होगा, और वॉज और वर ही आना है हमेशा, तो वॉज नहीं होगा। तो ये ऊपर वाला इस तरीका सही है, यू विल ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस एंड वर। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड? कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझ में नहीं हो, बता दो मेरे को। एक बार आप देख लो इस चीज को। और तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने बहुत ज्यादा read it. There is any doubt, you can ask. चलिए ठीक है, नाइस। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो आई गेस सबको याद है ऑब्जेक्टिव केस, आई, मी, माय और माइन, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, या फिर ही, हिम, हिज, तो these are ऑब्जेक्टिव केसेस। और ये हमारे क्या थे? ये हमारे क्या थे? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एंड दीज आर पॉजिटिव, जो बताने के बताते हैं कि कोई चीज किसकी है। दिस इज माय समथिंग, दिस इज माय बुक। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, रूल्स नहीं है, बस कुछ वर्ड्स हैं जो मैं ध्यान रखते हैं। जैसे विद प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन के बाद में आप हमेशा क्या यूज करते हो? आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगाते हो विद प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो जैसे प्रीपोजिशंस क्या हो जाएंगे? ऑन, इन, आफ्टर, बिफोर। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स के साथ हम लोग यूज करते हैं। जैसे इट डिपेंड्स ऑन यू,
depends on him. Okay, this is our object. I'll go to him. ठीक है, ये वाली तो हम लोग गलती करते हैं, ये तो नॉर्मली हम लोग बोलने से बोलते हैं, इसका यूज को पता है कि हाउ वी हैव टू यूज इट. ठीक है, नाउ लिसन, अब एक सेंटेंस लिखता हूं मैं. जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे you and I should go to market. ये मुझे और तुम्हें मार्केट जाना चाहिए. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. पता चल रहा है? ठीक है, यू एंड आई आएगा तो सिलेक्टिव केस पे आएंगे कि मार्केट कौन जा रहा है, मार्केट तो जा रहा है तो यू एंड आई आएगा. लेकिन इससे पहले अगर आप कुछ बिटवीन जैसे यूज करते हो तो क्या आता है हमेशा? बिटवीन यू एंड, क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया, दिस इज द प्रीपोजिशन, इसके बाद आप क्या यूज करते हो? इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो, ऑब्जेक्टिव केस. अब ये तो सबको याद होगा यहाँ पे कि यू के लिए, याद होगा कि यू के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही सेम होते हैं. यू और यू होता है, यहाँ पे होता है योर एंड योर्स. ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं यू के लिए. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू का तो यू ही रहेगा, बस आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, है ना. तो यू, बिटवीन यू एंड मी दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व. ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो तो आपका ये आ जाएगा यू एंड आई. लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन कोई सा भी लगा रहे हो, डिपेंड्स ऑन यू एंड मी, ऐसा कुछ बोला जाए, बिटवीन यू एंड मी दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व. ठीक है, तो आप यू के साथ क्या लगाओगे? यू तो यू रहेगा, बस आई का क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा. यानी प्रीपोजिशन के साथ यू यूज ऑब्जेक्टिव केस. इज इट क्लियर? इस वाले सेंटेंस में आई इसलिए हुआ क्योंकि हमने देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज किया ना, हम लोगों ने डायरेक्ट एक सेंटेंस बोला बस कि यू एंड आई शुड गो टू मार्केट, तुम्हें अब मार्केट जाना चाहिए. तो ध्यान रखना, अगर ऐसी जगह पे अगर मी यूज किया जा रहा है ना, यू एंड मी शुड गो टू मार्केट, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे आई ही आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, मार्केट जाना है. मार्केट जाना इज व्हाट? दिस इज एन एक्शन, यू शुड गो टू मार्केट. ठीक है, जब एक्शन कर रहे हो तो एक्शन कौन कर रहा है? डूअर हो गए ये लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, और सब्जेक्ट हो गए तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए, तो यू एंड आई होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो यू एंड आई शुड गो टू मार्केट. लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे हमने लगा दिया प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बाद तो हमें पता है हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू एंड मी आ जाएगा. ठीक है, तो हाँ, तो ये भी ध्यान रखना कि जब भी ऐसा सेंटेंस बोला जाए तो आप हमेशा क्या बोलोगे? यू एंड आई शुड डू दिस थिंग, यू एंड आई शुड गो टू मार्केट. यू एंड मी नहीं होता, हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? यू एंड आई. पहला तो ये आ गया हमारा विद प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के साथ में यू प्रेफर ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, नेक्स्ट आता है विद द वर्ड लेट. लेट के साथ में आप हमेशा क्या लिखते हो? यू ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, जैसे लेट, सिंपल लेट मी गो. ठीक है, लेट मी गो, लेट देम गो. तो लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस. इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो. अब देखो जरा, जैसे सेंटेंस अगर ऐसा है, प्योन let the boys and I go into the principal's office. ठीक है, तो the peon let the boys and I go into the principal's office. यानी peon ने अलाउ किया किसे? मुझे और बाकी बॉयज को ऑफिस में जाना. ठीक है, तो ऐसे केस में आपको पता है लेट यूज किया तो बॉयज एंड आई नहीं आएगा, बॉयज एंड मी हो जाएगा. ठीक है, तो बस सिंपल है, इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ रूल नहीं है.
हाँ, तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, लेट के साथ में यू विल ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आप आराम से याद रख सकते हो, इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो जनरली यही होते हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, बाकी तो हम सब जगह जिस तरीके से आप यूज करते हो वैसे यूज करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केसेस देखे कि सब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज करना है, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रीपोजिशन के साथ में और लेट के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक चीज लिखते हैं यहाँ पे, रूल 231। If I write a sentence, I, you and Jesus से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं? इस पर मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखा नहीं, क्वेश्चन ही था जो मैंने अभी लिखे वाला, कि आपको क्वेश्चन किस तरीके में मिल सकता है, इस तरीके में मिल सकता है। आपसे बोला जाएगा व्हाट इज इफ देयर इज एनी एरर, तो बताइए कौन सा एरर है। तो पीओ लाइक द बॉयज एंड आई, आपने पढ़ रखा है तो आप आई को तुरंत पहचान लोगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ठीक है, और इस वाले में तो हमने देख ही लिया था। जब मैं ऐसा कोई भी रूल बता रहा होता हूँ ना कि इस तरीके से आएगा, तो ये समझो आप ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैंने इसमें ये लिख दिया, ठीक है, यू माइट गेट ए क्वेश्चन लाइक दिस, कि आपको इसमें बताने कि इसमें कुछ एरर है या नहीं। ठीक है, ऐसे लिखा होगा नो एरर एंड यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी अगर इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है, ए बी सी डी हो गया, तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अब आप इससे पढ़ने के बाद अगर आपको पता है तो आप इस वाले पार्ट में एरर बताओगे, वरना हो सकता है आप नो एरर लगा दो। लेकिन पढ़ रखा है कि इवेंट आई होना चाहिए, अगर हम जनरली सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवेंट आई शुड गो टू मार्केट। क्लियर हुआ किरत? और साथ ही गेट क्वेश्चन लाइक दिस। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है ना कि हमें तो मानसी कहाँ तक देख लिया? यहाँ तक ये चीज समझ ली ना? लोगों ने भी ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं और स्लोली चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपका ज्यादा मिस नहीं होगा अगर आपका बी ही हटा है तो। एग्जाम में क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। देखो क्या होता है, यू गेट मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज हम लोग क्वेश्चन, एक आप सोचो कि एरर्स अगर आप कर 231 मिस 231 में शुरू थी क्या? अभी मानसी अभी मैं शुरू करूंगा। ठीक है, अभी बस मैंने लिखा है। अच्छा, आप रिकॉर्डेड भी देख लेना, वरना आप अभी भी कर सकते हो, तो मैं शुरू कर रहा हूँ तो यू कैन जस्ट फॉलो। ठीक है, प्रिया क्या होता है एग्जाम में, देखो क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, इफ यू आर रीडिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर है और मान लेते हैं लेट्स सपोज यहाँ पे एरर कुछ इस जगह पे माना गया है, ठीक है, किसी इस जगह का एरर है, तो हम लोग रूल्स केवल इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए कौन से पार्ट में एरर है। रूल्स हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि स्टार्टिंग वाले पार्ट में एरर नहीं है। ठीक है, मान लो अगर ये वाला सेंटेंस है, मान लो यहाँ पे ऑलरेडी मी ही लिखा होता, ठीक है, मान लो ऑलरेडी मी लिखा है, ठीक है, और अगर हमें इसमें नो एरर लगाना है, मान लो हमें इसमें नो एरर लगाना है, तो नो एरर लगाने के लिए भी तो हमें ये पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे द लग सकता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें कंबाइन होके देन एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो रूल्स हम केवल इसलिए नहीं पढ़ रहे होते कि हम लोग स्पेसिफिक एक रूल पे कोई क्वेश्चन कौन सा मिलने वाला है। रूल्स हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि पूरे सेंटेंस को समझ सके कि हाँ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, और हम इसमें नो एरर लगा सकते हैं अगर ऐसा कोई सेंटेंस मिले तो। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको स्पेसिफिक उसी रूल पे क्वेश्चन चाहिए, इट्स लाइक कि हाँ हमें अगर नो एरर भी लगाना है देन आल्सो वी शुड बी अवेयर। अगर हमसे वर्ब का एरर पूछा जा रहा है, तो वर्ब के एरर को पता लगाने के लिए भी हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे यूज किया गया, ये तो ठीक है, और दिस इज आल्सो करेक्ट। मान लो ये वाला क्वेश्चन ये वाला होता, ठीक है, हम लोगों ने ऐसे पैसिव केस पढ़ा था, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द पियोन लाइक द बॉयज एंड मी गो इनटू द प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है, और आपको जब पता होता है कि हाँ यहाँ पे दिस इज फाइन, बॉयज एंड लेट यूज किया है तो मी यूज किया है, तो दिस इज करेक्ट, तभी तो आप यहाँ पे आ पाओगे। ठीक है, वरना हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि यार यहाँ पे तो आई नहीं आएगा कहीं, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे नहीं नहीं मी आएगा। ठीक है, तो वो को रूल्स इसलिए जरूरी होते हैं,
थोड़ा बहुत पढ़ देंगे ताकि मिसलेनियस क्वेश्चंस कर पाए आगे चलकर। हाँ शीतल, मोस्टली सब क्वेश्चंस में अगर अगर एरर स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको एरर बताना है तो ज्यादातर में नो एरर लिखा आता है, और वरना आजकल एग्जाम में काफी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं एरर्स वाले क्वेश्चन, वो हम प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, वरना अगर आपसे क्वेश्चन दिया गया है जनरली एसएससी में तो ऐसे ही पूछा जाता है, बैंकिंग में भी मोस्टली स्पॉटिंग एरर्स ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एक सेंटेंस दे रखा है, आपको उस पार्ट में उसे 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और आपसे बोलेंगे किसी पार्ट में एरर है तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है, एंड इफ देयर इज नो एरर यू हैव टू मार्क नो एरर। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। रूल 231 क्या है? आई यू एंड शी वेंट टू द पिकनिक। ठीक है, अब हमने बोला कि मैं तुम और वो पिकनिक गए थे। ठीक है, अब सेंटेंस हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि कौन कौन पिकनिक किया, एवरीथिंग साउंड्स फाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 231 का मतलब है कि जब भी आप एक से ज्यादा प्रोनाउंस को एक सेंटेंस में लिखने वाले हो, ऑर्डर आप कौन सा फॉलो कर, पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई लास्ट में यस है ना, तो हम सेकंड पर्सन लिखेंगे, यानी कि सेकंड पर्सन हमारा स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, यू, थर्ड पर्सन इज शी एंड आई, बिल्कुल सही, लास्ट में ये चीज सेम हो जाएगी, यू शी एंड आई वेंट टू द पिकनिक। ठीक है, अच्छा देखो एक ये वाला सेंटेंस आता है हमने देखा था, दिस वन। ठीक है, इस पे देखो एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं बोलता हूं इफ आई से आई एंड यू शुड गो टू द मार्केट। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं, मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आई यू एंड आई, यस आई एंड यू शुड गो टू मार्केट। देखिएगा एक छोटे से सेंटेंस पे भी हम लोग वी कैन फ्रेम मोर देन वन क्वेश्चन। ठीक है, आराम से हमें समझ में आ गया कि पहले तो हमें ये पता है कि भाई यहाँ पे मी आएगा, एरर यहाँ पे यू एंड आई, यू एंड आई क्यों होगा, देखो पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे क्या है आई एंड यू है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, तो पहले सेकंड आएगा देन फर्स्ट पर्सन आएगा, तो करेक्ट हो जाएगा यू एंड आई, दिस इज करेक्ट, शुड गो टू द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जैसे गलत होगी और ये सही होगा। जो मैं सही नहीं होता मतलब अगर हम जैसा था वैसा लिख रहे थे तो नहीं नहीं, सेकंड पर्सन में भी आपको ये रूल फॉलो करना है, 231 तो दो पर्सन में भी फॉलो करना है आप। ठीक है, 231 जो रूल है ये आपको, ये ऑर्डर तो आपको सेकंड मतलब दो लोग हो तो भी फॉलो करना है, तीन हो तो भी, दो हो तो भी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं। किरण, ये पूछ रहे थे ना, दो लोगों में हम ऐसे मतलब इसी तरीके से लिखेंगे, दो में भी ऐसे ही फॉलो करेंगे, बस देखो ऑर्डर वही रहता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, ऐसा। क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको रूल थोड़ी पता चलेगा, आपको तो बस क्वेश्चन दिया जाएगा, हम लोग लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें हमें हमने जब पढ़ लिया है, हमने जब पढ़ रखा है, हम तो अभी जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो है ना सही तरीका क्या होता है किसी बात को कहने का। यू विल रीड अ क्वेश्चन, आई एंड यू शुड गो टू द मार्केट। ठीक है, अब आप क्या करोगे जब कोई भी सेंटेंस देखते हो तो आपको क्या कि हाँ प्रोनाउंस आप चेक करोगे, अच्छा प्रोनाउंस का ऑर्डर यहाँ पे गलत है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू एंड आई। अगर यहाँ पे कुछ और गलत होता, मान लो यहाँ पे लिखा होता है इस तरीके से जैसे हमने पहले देखा था, मतलब हमें करेक्ट ऑर्डर पता है तो हम उसको फॉलो करेंगे, मान लो यू एंड मी लिखा होता तो हम इस वाले एरर को समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, तो
सिमिलरली ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या है, हम बस करेक्ट फॉर्म करना चाह रहे होते हैं, हमें बस पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एंड, हमें बस ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। तो किसी भी जगह पे किसी भी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मिसलेनियस रूल्स हम पढ़ते हैं उन सबको चेक कर रहे होते हैं बेसिकली। इसका यूज सही है, हाँ ठीक है, इसके साथ शुड आ सकता है, यस। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड गो, दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है, देयर इज नो एरर। और अगर कुछ और दिया हो तो कुछ तरीके का एरर आ जाता है इसमें, ठीक है। तो बस ये है कि हम लोग जितने भी रूल्स हैं सारों को फॉलो करते हुए देन एक क्वेश्चन को चेक करते चलते हैं। अब देखो जैसे ही आता है, एक होता है रूल 1 2 3, जैसे हमने 2 3 1 देखा वैसे ही 1 2 3 भी होता है। 1 2 3 कब यूज करते हैं हम लोग, while apologizing और admitting a mistake, ठीक है। माफी मांगते समय या किसी भी गलती करते समय हम क्या यूज करते हैं, रूल 1 2 3। क्या मतलब होगा इसका, जैसे अगर मैं बोलता हूँ you they and we are responsible for the loss, you they and we are responsible for the loss, क्या मतलब होगा कि वो तुम और वो हम और वो क्या लिखा है, तुम वो और हम रिस्पॉन्सिबल है इस लॉस के लिए, ठीक है। you they and we are responsible for the loss। अब देखो इसमें क्या है, when you are saying that you are responsible for something, जब हम ऐसे बोलते हैं कि we are responsible, क्या कर रहे हैं, we are admitting our mistake, ठीक है, हम अपनी गलती मान रहे हैं। और जब अपनी गलती है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर 1 2 3। यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, ठीक है। यस वी, यू एंड दे, ठीक है ना। तो यस वी, यू एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, इस तरीके से हम लोग करेंगे। यस वी, यू एंड दे। देखो इसमें ये कहा जाता है कि दिस इज बिकॉज हम लोग ऐसा होता है एटिकेट्स की वजह से कि जब भी हम कुछ गलती करें वी शुड कीप आंसर्स फर्स्ट, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो कि हम अपोलोजाइज करने वाले हैं या फिर अपनी गलती मानने वाले, वी शुड गो फॉर दिस थिंग, ठीक है। जैसे अगर कोई भी ऐसी भी सिंपल सा सेंटेंस होगा, यू एंड आई शुड बी ब्लेम्ड फॉर द लॉस, कि हमें ब्लेम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो दीज वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स होते हैं ब्लेम करना, रिस्पॉन्सिबल लेना लॉस की, या गिल्टी फील करना दैट वी आर गिल्टी, ठीक है। तो उसमें व्हाट यू विल डू, यू विल राइट आई एंड यू, ठीक है। आप समझ में आया हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, किस तरीके से डिसाइड करते हैं। ये सेंटेंस क्या था, एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें यू एंड आई करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि इंसान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, यू एंड आई। अरे शीतल ऐसे तो पता चलेगा, ये तो हमने लिखा है कि रूल 1 2 3 कब आएगा, 1 2 3 केवल इस केस में आएगा जब आप वहां पे गलती कर रहे हो या अपोलोजाइज कर रहे हो, ऐसे केस में आएगा। तब उसी से तो पता चलेगा हमें 2 3 कब यूज करना है। जो आपको दिख रहा है कि कोई अपोलोजाइज मतलब माफी मांग रहा है या फिर खुद किसी गलती को एडमिट कर रहा है, देन यू विल यूज 1 2 3। अदरवाइज जैसे ऊपर वाला एक सेंटेंस कैसा था, जनरल सेंटेंस, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि हमें मार्केट जाना चाहिए, अब इसमें तो इसने कुछ गलती नहीं बताई ना कि मार्केट जाने से कोई गलती थोड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस सिंपल बोल रहा है कि हमें मार्केट जाना चाहिए, तो आप 2 3 1 यूज करते हो। और इसी में अगर उसने बोला कि हमें ब्लेम किया जाना चाहिए लॉस के लिए, तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से पता चलेगा। तो अब कोई भी सेंटेंस अगर आप देख रहे हो तो यू कैन इजीली डिसाइड सेंटेंस पढ़ने के बाद कि वहां पे कोई इंसान नॉर्मल बात कह रहा है, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है, या फिर वहां पे कोई गलती एक्सेप्ट की जा रही है ना। यू एंड दे शुड बी ब्लेम, ऐसा
they should blame me and you. अच्छा, they should, अगर क्वेश्चन ऐसा है, अगर सेंटेंस इस तरीके से है कि उन्हें हम लोगों को ब्लेम करना चाहिए, यस, they should blame, इस तरीके से बोल रहे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा they should blame, तो भी आप उसी 2-1 को ही फॉलो करोगे, मतलब सॉरी 1-2 को, they should blame me and you। अगर आप ऑब्जेक्ट पे लिख रहे हो तब भी आप इसी को ही फॉलो करोगे, they should blame me and you, ठीक है, फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन, ठीक है, कि मुझे और तुम्हें ब्लेम करना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हम लोग प्रोनाउंस देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोगों ने जब देखा था वो बेसिकली हमारा पर्सनल प्रोनाउन का पूरा यूज देखा हम लोगों ने। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस हमने कल समझे थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पॉसेसिव केस। पहले हमने सब्जेक्टिव केस के यूजेस देखे अभी, देन ऑब्जेक्टिव केस कहाँ का यूज किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट 2 3 1 एंड 1 2 3। ठीक है, तो बेसिकली भी पर्सनल प्रोनाउंस के यूजेस चल रहे थे कि कैसे कैसे उसे यूज करना है, एक सेंटेंस में अगर है तो किस तरीके से अरेंज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसमें लिखिएगा ईच, either and neither are called distributive pronouns। ठीक है, each, either और neither को हम लोग बोलते हैं distributive pronouns। ये क्या करते हैं, they relate या फिर बोलेंगे they refer to an individual and take verb in the singular form। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, ईच, आइदर और नाइदर जब आप इसे यूज करते हो ये कहा जाता है कि एक एक इंडिविजुअल को रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे ईच बोल रहा हूँ तो हर एक की बात हो रही होती है, तो हर एक इंडिविजुअल को रेफर करते हैं, और हर एक इंडिविजुअल को रेफर करते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आता है वो आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। ठीक है, वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे बोलोगे ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। तो आप यहाँ पे देखना इसमें क्या होता है, हमेशा जो बॉयज यानी कि जो नाउन है आपका, नाउन कैसा आएगा आपका, प्लूरल आएगा। वर्ब कैसा आएगा आपका, जो वर्ब आपने यूज किया है वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर। तो इस सब में इसी तरीके से काम करता है। वन भी लिख सकते हो साथ में, वन ऑफ द बॉयज तो याद होगा हम लोगों ने नाउन्स के टाइम पे पढ़ा था। ठीक है, वन इज नाउन, ये अलग कैटेगरी है वैसे, लेकिन हाँ वन, ईच, आइदर, नाइदर, ऐसे आप लिख रहे हो, प्लस ऑफ द। ठीक है, तो उसके साथ जो नाउन आना है, प्रोनाउन कुछ भी आएगा अगर यहाँ पे, तो वो आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो वर्ब आएगा नेक्स्ट, वो आपका कैसा होगा, सिंगुलर। ठीक है,
ईदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, जैसे neither of the answers is correct, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ईदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, यानी कि इसमें क्या किसका क्या मतलब हो जाएगा कि अब एक चीज देखो जरा, ईच और आइदर और नाइदर, ठीक है। एक चीज देखना, आइदर यूज करते हो आप हमेशा कितने के लिए, दो लोगों के लिए पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, एंड नाइदर यूज करते हो हमेशा दो लोगों के लिए नेगेटिव सेंस में। आइदर का मतलब होगा या ये या वो, दोनों में से कोई एक, ठीक है। ईदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, जैसे वी डोंट नो कौन सा एब्सेंट है, बट दोनों में से कोई एक एब्सेंट है। ईदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, तो दिस इज प्लूरल एंड वर्ब शुड बी सिंगुलर। सिमिलरली नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, कि मतलब दोनों में से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। नीदर इज यूज्ड फॉर टू, ठीक है, तो नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, ठीक है। आंसर्स प्लूरल आएगा एंड योर वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। और ईच देखो क्या होता है, ईच इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। देखो दो के लिए तो हम आइदर यूज कर लेंगे, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू, व्हाट विल से ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, तो वर्ब कैसा आएगा आपका, हमेशा सिंगुलर आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ईच आइदर आइदर के साथ वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, एंड ऑफ द जब करके जब भी लिखेंगे, जब भी ऑफ द लगा के लिखोगे तो उसमें क्या होगा, जो नाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, नेगेटिव में जब हम लोग यूज करते हैं तो देखो पॉजिटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव एज इन ईच ऑफ द बॉयज, ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हैं। दो है पॉजिटिव के लिए, नाइदर दो है नेगेटिव के लिए। अगर मुझे नेगेटिव में दो से ज्यादा बोलना है तो मैं क्या यूज करूंगा, कि कोई भी एब्सेंट नहीं है ऐसा बोलना है मुझे, कोई भी प्रेजेंट नहीं है ऐसा बोलना है। आई मीन ईच क्या है, ईच पॉजिटिव के लिए ईच ऑफ द बॉयज। अगर मेरे को नेगेटिव बोलना है कि इनमें से कोई भी नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, नन, यस। देखो नाइदर तो दो के लिए हो गया प्रीति ना, हम लोग यहाँ बोलेंगे नन, नन ऑफ द बॉयज, यस, इज अब देखो, मैंने जैसे ईच और आइदर, इस सबको हमने किस में पढ़ा, ईच आइदर नाइदर को हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पे, बट हम नन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में नहीं लिखते, बिकॉज इसके साथ क्या होता है, देखो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर नहीं आता। नन के साथ में इज भी करेक्ट हो जाएगा और आर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नन के साथ में आप सिंगुलर भी लगा सकते हो और प्लूरल भी लगा सकते हो, तो इसमें से कुछ भी लिखा हो वो सही होगा, क्योंकि इस पॉइंट में कुछ भी नहीं देता, सिंपल सा है कि जब भी आप ईच अदर और नाइदर यूज करते हो एक सेंटेंस में, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द समथिंग, ठीक है, कुछ भी ऐसा अगर बोलते हो तो उसके साथ में ऑफ द जब भी लगाते हैं, जैसे लिखा ना ईच आइदर नाइदर, ऑफ द लगाते हो, नाउन आपका कैसा आता है, प्लूरल आता है, इन वर्ब आपका कैसा आता है, सिंगुलर आता है, ये है। तो ईच आइदर नाइदर के साथ में आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो क्या हमने क्या लिखा, ईदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, यानी कि दोनों में से कोई एक एब्सेंट है। Neither of the answer is correct, यानी कि दोनों आंसर में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है, ना ही पहला वाला ना ही दूसरा वाला, ठीक है। तो आइदर नाइदर इनके साथ में वर्ब आपका कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें एक चीज और जो बताई थी वो ये है, तो ये तो मेरे ख्याल से आप सब लोग याद रख सकते हो कि आइदर और नाइदर हम कितने के लिए यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर टू इन पॉजिटिव सेंस, या ये या वो। नाइदर होता है नेगेटिव में, ना ये ना वो, ठीक है। ईच यूज करते हैं पॉजिटिव में दो से ज्यादा के लिए, ईच ऑफ द बॉयज यानी हर एक बॉय इज प्रेजेंट, और नेगेटिव में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ द बॉयज, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने मेन चीज जो पढ़ी थी वो ये था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका वर्ब कैसा आने वाला है, सिंगुलर आएगा, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। इसीलिए हम लोग नन को यूज नहीं करते हैं, नन नन को हम लोग वो सॉरी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं मानते, क्योंकि इसमें आपका वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकता है। गॉट इट? क्लियर हुआ? नदिता, नन ऑफ द बॉयज इज भी आ जाएगा, नन ऑफ द बॉयज आर भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेन ध्यान रखना है, इसके साथ आपका वर्ब ऑलवेज यूज द वर्ब एज इन द सिंगुलर, ठीक है। इधर के साथ में, नाइदर के साथ में, ईच के साथ, ठीक है। चलो, तो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे मैं आपको इसमें नेक्स्ट यूज बताऊंगा। तो मुझे पता है कि हम लोगों ने यहाँ तक किया है, एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें भी मेरे को आपको एक पॉइंट बताना है कि इनमें से और कैसे यूज करते हैं ईच और आइदर नेदर को, ठीक है? यस, ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। एक बार पढ़ के देखिएगा जो भी हमने लिखा है, ठीक है? और इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई है वो बताइएगा, देन विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? चलिए, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना साथ में, ताकि याद रहे, नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस करें, जब भी हम करें तो आपको रूल्स याद आ जाए, ऐसा है, ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस। ओके।